चलिए देखिए, सब एक दिन हम लोग और पढ़े थे, इसका चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन एक दिन पढ़े थे हम लोग। तो ये सब डेफिनेशन है भाई, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या है, इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड स्ट्रेन क्या है, इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द डायमेंशन। समझ गए। स्ट्रेस के बारे में क्या बता रहा है, बताइए। स्ट्रेस के बारे में बता रहा है कि ये क्या है, स्ट्रेस इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ गया। और स्ट्रेन के बारे में क्या बता रहा है, स्ट्रेन के बारे में बता रहा है कि स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द डायमेंशन। ठीक है, हो गया डेफिनेशन दोनों का एक एक लाइन में। अब स्ट्रेस कितना टाइप का बोल रहा है, टाइप ऑफ स्ट्रेस 3 टाइप का, समझ गया ना। पहला टेंसाइल, दूसरा कॉम्प्रेशनल, और तीसरा हाइड्रोलिक। ठीक है, तो पहला लाइन में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना, इतना ही चीज है। और फिर धीरे तो इसको थोड़ा सा एक एक लाइन में लिखते चलो भाई, लिखोगे तो ये सब दिमाग में छपता चलेगा, समझ गए ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, टेंसाइल क्या है, मान लो कि कोई चीज है भाई, उसको एक डायरेक्शन में तुम खींच रहे हो ऐसे, तो कंप्रेशन होगा ना इसमें थोड़ा सा, मतलब इसको टेंसाइल बोलेंगे, समझ गया। और कंप्रेशन में क्या रहेगा कि इस डायरेक्शन में दोनों तरफ से धक्का लगा रहे हैं, तो ये कंप्रेसिव हो गया, समझ गया ना। सीयर वाला में अब क्या है कि उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस में बेंड कर रहे हैं, इसको मुड़ा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, समझ गए ना। तो इसको लिखा जाए पहला लाइन, उसके बाद इंपॉर्टेंट आएगा। इसी टाइम पे जब करने लगता है तो हो जाता है। तो ये तो इजी है, पहला लाइन है ना, हुक्स लॉ। क्या बोल रहा है हुक्स लॉ में, जानते हो ना कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, समझ गए ना, यही हुक्स लॉ है। फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, क्या होता है डिफॉर्मेशन, जैसे कि कोई चीज में थोड़ा सा शेप में परिवर्तन आया, इसमें तुम स्ट्रेस लगाए तो टेंसाइल लगाओ, चाहे कॉम्प्रेसिव लगाओ। अगर टेंसाइल लगाए तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, बड़ा हो गया ना, तो इसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस फॉर मेनी मटेरियल, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। समझ गए। द कॉन्स्टेंटली प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम आपको स्ट्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी का यूज करेंगे, समझ गया ना, ये वाला क्या कर रहा है, वाई का यूज कर रहा है, और वाई को क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, समझे ना। तो दूसरा लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लाइन का टॉपिक क्या दोगे, हुक्स लॉ, समझ गए ना, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, सब लिखते चलो एकदम, समझ गए। इससे ज्यादा का जरूरत ही नहीं है न्यूमेरिकल सोल्व करने में। हेलो, काहेला दहू ओकरा, क्या कहते तुम, ठीक है ना कजुआ तोड़ा, ठीक है ना। तो कौची भींजल है, जैसे कि कैसे भींज गया।
अखरोट सटल है तो भिंजल रहे वैसे सट जाते जपायल जपायल। ठीक है, एगो छोड़ के 9 गो ले। अखरोटवा ठीक है ना? ठीक ठीक हो तो। हाँ भाई। हेलो। हेलो। हाँ भाई, पहला और दूसरा हो गया। देखिए, अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बताया था? स्ट्रेस का डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ गया ना? ये क्या है? स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन तो अब 2-3 प्रकार का होता है, जैसे कि लेंथ के अकॉर्डिंग है तो डेल्टा एल बाई एल लिखते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग है तो डेल्टा ए बाई ए लिखते हैं, समझ गया ना? वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है तो डेल्टा वी बाई वी लिखते हैं। तो उसके बाद ये वाला लाइन पहले लिखा जाए कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है। इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको बोलेंगे एरिया वाला है, इसको लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, और इसको वॉल्यूमेट्रिक। समझ गया? ये तो एक ही टाइप का रहेगा स्ट्रेस फॉर्मूला इसका, फोर्स बाय एरिया। ऐसी कंटिन्यूअस डालते जाना है नहीं। हाँ, थोड़ा लाज लजाना खत्म हो जाता है, चाहे अपना खुद वीडियो देखिए कुछ खराबी तो अगला दिन वो गलती नहीं कीजिए। वो सब थोड़े देखता है खराब चाहे बढ़िया, तो उतना कितना तो गाली खाली दिए हुए रहता है किसी किसी को। ये हो गया भाई 4 को फॉर्मूला। चलिए, तो हुक्स लॉ में क्या बताया था बताइए तो? हुक्स लॉ में क्या बताए थे? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस के बदला में क्या लिख दे? एफ बाई एल लिख दें, डेल्टा एल बाई एल लिख दें। समझे ना? ये चीज आएगा, है ना? तीसरा तीसरा स्टेटमेंट यही बोल रहा है। तीसरा जो यहाँ ये पढ़ोगे एनसीईआरटी में, ये जो दिया हुआ है यही चीज है, तो ये लिख लो। हुक्स लॉ का ही आगे विस्तार कर दिया गया है।
बिहार सरकार लेकिन 1 रुपया भी इनाम का घोषणा नहीं करता है कि जीता है पैरा ओलंपिक में शरद कुमार। अभी ट्वीट किया है नीतीश कुमार। चलिए तो ये भी हो गया। तो 1 लाइन 2 और 3 खत्म कर दिए, ठीक है, समझ गया ना। और डेल्टा एल बाई एल को तो जानते ही हो, टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। देखिए चौथा क्या बोल रहा है, ठीक है, वही चीज है, थोड़ा सा इसमें आगे आ गया दूसरा चीज, ठीक है। A pair of force when applied parallel to the upper and lower faces, the solid deform so that the upper face moves like, जैसे कि ऐसा लगा रहा है फोर्स, देख रहे हैं ये कोई चीज है ना, इसमें ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, चेंज होगा स्ट्रक्चर में, होगा ना। रोल कर रहे हैं जैसे कि ऐसा, पहला वाला ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे थे कि हम लोग खींच रहे थे, है ना, या ऐसे कर रहे थे साइड साइड से, लेकिन अब इसको देख रहे हो, इसको ऐसे मतलब कैसे रोलिंग किया जाता है किसी चीज पे, उस तरह का चीज हो रहा है, समझ गया ना। तो इसमें क्या बता रहा है कि इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल होगा, of the upper face is perpendicular to the vertical L. So this type of stress is possible only in solid. तो इस तरह का स्ट्रेस कहाँ हो सकता है, सिर्फ सॉलिड में हो सकता है, ठीक है, समझे ना। और इसके लिए जो F बाई ए, ऊपर में हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, Y लिखे थे, डेल्टा L बाई L लिखे थे, यहाँ पे Y क्या था, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। लेकिन फोर्थ लाइन के लिए एक अलग फॉर्मूला लिख रहा है कि F बाई ए इक्वल टू जी डेल्टा एल बाई एल होगा, और जी को क्या बोल रहा है, ये जी को बोल रहा है यहाँ पे आपका शियर मॉडुलस, समझ गया ना। आ सकता है निकालने, यंग मॉडुलस का वैल्यू बताइए, शियर मॉडुलस का वैल्यू बताइए, समझ गए ना। और शियर मॉडुलस कहाँ अप्लाई होता है, सिर्फ सॉलिड में। तो यंग मॉडुलस लिख लिए हो तो दूसरा नंबर पे इसको शियर मॉडुलस को लिखा जाए, फोर्थ लाइन।
बॉस बॉस तुम भी देखते हो जी। बिग बॉस ये सब तुम भी देखते हो। तो स्ट्रेस दो तरह का बताया था ना, कंप्रेसिव, टेंसाइल। कंप्रेसिव और टेंसाइल के लिए तो सेम फार्मूला बताया था, एफ बाई ए ही होगा। और स्ट्रेन भी कंप्रेसिव टेंसाइल के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। समझ गए ना, डेल्टा एल बाई एल रख लीजिए या डेल्टा ए बाई ए रख लीजिए, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस का बात किया था, तीसरा टाइप हाइड्रोलिक कंप्रेशन का बात कर रहा है, समझ गए। तो हाइड्रोलिक कंप्रेशन में क्या बता रहा है कि जो प्रेशर होगा इक्वल टू बी डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। और बी को क्या बोलेंगे अब, बल्क मॉडुलस, ठीक है। ई के जगह पे तुम लिख सकते हो एफ बाई ए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, मतलब स्ट्रेस को ही पी से रिप्रेजेंट कर दिया है, समझे ना। तो चलिए तीन चीज आप पढ़े भाई। पहला क्या पढ़े थे, पहला पढ़े एफ बाई ए इक्वल टू लेमडा, नहीं लेमडा नहीं, एफ बाई ए इक्वल टू वाई, है ना, डेल्टा एल बाई एल। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े, एफ बाई ए इक्वल टू जी डेल्टा एल बाई एल। तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़े भाई, एफ बाई ए इक्वल टू बी डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। वाई को क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी को क्या बोलेंगे, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और बी को क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए तो ये लास्ट फार्मूला था इस चैप्टर का, तो तीन चीज एकदम जल्दी से लिखा जाए। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व।
हो गया ये। अब तो ये सब भूलोगे नहीं भाई। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, है ना। कम से कम बेसिक एकदम खटाक से याद रहना चाहिए भाई। ये कौन सा चैप्टर था, ये उल्टा पुल्टा आ रहा है। वर्क एनर्जी पावर तो पढ़ लिए थे कम। नौवां चैप्टर। ये भाई हो गया। ठीक है, पर आज एकदम पहला नंबर से ही एकदम न्यूमेरिकल शुरू हो गया धराधर एकदम। बोला है कि एक स्टील का वायर है, लेंथ बता रहा है 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, और कुछ उसमें कॉपर का वायर मिलाए हैं।
हेलो, कैसे कटा भाई? देखो इसमें दिया हुआ था स्टील वायर और कॉपर, समझ गया ना? इसको L1 मान लिया है, इसको L2 मान लिया है, ठीक है, समझ गया ना? क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दोनों का दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को A1 A2 मान लिया है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना? चलिए अब बोल रहा है अंडर ए गिवन लोड व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू द कॉपर। तो पूछ रहा है कि दोनों का यंग मॉडुलस का रेशियो निकालिए, ठीक है, समझ गए ना? तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताना है हम लोगों को, जैसे कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है ना, फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें भी कुछ चेंज आएगा, इसको L1 माने हैं तो चेंज जो आता है उसको डेल्टा L1 मानना पड़ेगा, उसी तरह से डेल्टा L2 होना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि एक साथ दोनों जुड़ा हुआ है ना जी, दोनों मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है, समझ गए? L1 है और ये L2 है, तो दोनों अगर खिंचाएगा आगे की तरफ तो दोनों खिंचाएगा, तो इसी कारण यहाँ पे डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 और इसको डेल्टा L के बराबर मान लिया, ठीक है, समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं डेल्टा L का, जैसे हम लोग फार्मूला यंग मॉडुलस निकालना है यहाँ पे, यंग मॉडुलस, तो फार्मूला बताइए, अभी पढ़े हैं F/A इक्वल टू लेमडा डेल्टा L/L, यही होता है ना फार्मूला, फार्मूला यही होता है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल जाएगा बताइए, y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इसके तरफ चला जाएगा, डेल्टा L नीचे उतर जाएगा, हो जाएगा ना, F इंटू एल बाई डेल्टा L इंटू ए, इतना तो लिख सकते हो। अगर हम स्टील के लिए निकाल रहे हैं तो उसको y1 लिख दे रहे हैं, F इंटू L1 बाई डेल्टा L1 इंटू A1 लिख सकते हैं ना? इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? y2 बताइए कितना होगा, बताइए। हो जाएगा ना भाई? क्या क्लियर हो कि नहीं? चलिए क्वेश्चन पढ़िए, पहले नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पढ़िए तो खुद। पहले ये बताइए, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, F/A इक्वल टू लेमडा डेल्टा L/L, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू कितना निकालेंगे ये पहले पता होना चाहिए। ये हो सकता है ऐसा कि नहीं, ये पहले समझ लो, फिर तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए। रेशियो पूछ रहा है यंग मॉडुलस, यानी कि क्या निकालना है, मान लो कि एक का y1 निकालें और दोनों को डिवाइड कर देना है, समझ गए ना? डिवाइड तो y1 का वैल्यू कितना आएगा, मान लो कि देखो यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मान लो कि स्टील वायर का लेंथ L1 था, उसका एरिया A1 था, ठीक है। कॉपर वायर का लेंथ L2 था, एरिया A2 था, ठीक है। इसमें डिफॉर्मेशन आया डेल्टा L1 का, इसमें डिफॉर्मेशन आया डेल्टा L2 का, लेकिन हम लोग एक चीज मान लिए कि डेल्टा L1 इक्वल टू है डेल्टा L2 इक्वल टू डेल्टा L के, समझ गए? ये लेट किए हैं हम लोग, लेट क्यों लेट किए? क्योंकि दोनों वायर एक साथ था, तो हम मान के चले कि अगर तार को खींचे हैं तो दोनों खिंचाया होगा, स्टील का भी और कॉपर का भी, है ना? चलिए, तो अब आपका स्पष्ट हो जाएगा, इतना चीज गिवन है सब चीज। चलिए, तो यंग मॉडुलस का भी फार्मूला हम लिखे थे, क्या लिखे थे यंग मॉडुलस का फार्मूला, F इंटू एल बाई एरिया इंटू डेल्टा L, यही लिखे थे ना? तो स्टील के लिए 1 1 सब में लग रहा है, तो F है,
लेंथ L1 कर देंगे, एरिया A1 कर देंगे, और डेल्टा L तो अगर L1 भी यहाँ लिखते तो वो डेल्टा L के ही बराबर हम मान लिए हैं। उसी तरह से y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F रहेगा, L2 रहेगा, A2 रहेगा और डेल्टा L रहेगा। समझ गए ना? इसको डिवाइड करोगे, अब डिवाइड करोगे ना, कर दो डिवाइड, इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करिएगा तो क्या क्या कटेगा, F से F कट जाएगा, डेल्टा L से डेल्टा L कट जाएगा। दो चीज सेम है ना? क्या इसमें भी दिक्कत है? तो चलिए देखिए इसको कैसे डिवाइड किया है। चलिए इतना पहले लिख लो तुम, ठीक है ना? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरा लिखते चलोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसको मिटा देंगे फिर समझ में नहीं आता है कि पीछे का फॉर्मूला क्या था। इसमें क्या करना है कि y1 को डिवाइड करना है y2 से, ठीक है ना? पहले y1 को लिख लेते हैं, तो f इंटू L1 है और A1 इंटू डेल्टा L है। इसको डिवाइड का साइन दे देते हैं, f इंटू L2 लिख देते हैं और A2 इंटू डेल्टा L लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। f इंटू L1, A1 इंटू डेल्टा L। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, होगा तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, चल जाएगा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? एफ से एफ कटेगा ना भाई, और डेल्टा एल से डेल्टा एल कटेगा। बचा कितना, बचा कितना, L1 L1 A2 अब बाई A1 L2। समझ गया ना? ये क्या है, ये रेशियो है y1 बाई y2 का। इतना लिख लीजिए पहले, और उसके बाद क्या करना है कि ऊपर से L1 गिवन है। L1 हमारा कितना है, इतना मीटर है। A2 कितना है हमारा, इतना है। A1 कितना है हमारा, इतना है। और L2 कितना है हमारा, इतना है। पुट करके आंसर निकल जाएगा खट से। इतना एकदम बढ़िया से लिखो, एकदम मस्त क्वेश्चन है।
हो गया भाई। तो इसमें भी बना हुआ है वही चीज, समझे ना। इसमें भी वही चीज बना हुआ है, दोनों डिवाइड किया है, समझे ना। यही चीज ना हम लोग को आया था। 4.7 क्या था, L1 था और A2 था, और नीचे में कितना आया है, A1 आया है और L2 आया है। ठीक है, यही आया था ना, वही का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए लास्ट लाइन। आगे बढ़ते हैं हम। उस सबका डेफिनेशन लिखना है, यंग मॉडुलस क्या होता है, ये क्या होता है, समझे ना। यंग मॉडुलस एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही होता है ना जी। y इज टू एफ बाई ए स्ट्रेस, और इसको डिवाइड करते हैं स्ट्रेन से, डेल्टा एल बाई एल से, तो क्या हो जाता है, एफ बाई ए, एल चला जाएगा ऊपर, डेल्टा एल नीचे, समझ गया। अगला ग्राफ है, उसको अच्छा से देखना है, समझ गया ना। बोला कि द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, एक ये मटेरियल ए के लिए ड्रॉ किया गया है, एक बी के लिए ड्रॉ किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नीचे पूछ रहा होगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल। समझ गए ना। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, तो पहले ग्राफ को ट्रेस कर लिया जाए, समझ गए, ग्राफ से ही खेल होगा। चलिए अब इसका देखिए क्या बोल रहा है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, या एफ बाई ए भी कह लो,
एल बाई डेल्टा एल भी कह लो, ये भी होता है, ठीक है। ये क्योंकि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का फॉर्मूला डाल दिए हैं, ठीक है। तो दूसरा में देखिए, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट गिवन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर ए इज ग्रेटर देन द बी। देखिए इसमें क्या है, स्ट्रेस फॉर ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बी, इधर स्ट्रेस है। देखिए अब ये चीज हम लोग को ग्राफ से ही पता चलेगा, समझ गए ना। बढ़िया से इसमें ड्रॉ नहीं हुआ, हम इस चीज को ध्यान नहीं दिए। ग्राफिकल क्वेश्चन ग्राफे से हो सकता है सॉल्व, ठीक है ना। अब ये बताओ इसमें स्ट्रेस किसका ज्यादा है, समझ गया। स्ट्रेस बता रहा है कि ए वाले का ज्यादा है बी से, ठीक है ना। ए वाले का ज्यादा है बी से, ठीक है। और स्ट्रेन भी इसी का ज्यादा है, इसका कम है, तो वही चीज बताना था। अगर मान लीजिए कि स्ट्रेस किसी का ज्यादा हुआ तो ठीक है, तो फार्मूला में स्ट्रेस ऊपर जाता है, समझ गया ना। यहाँ से एक चीज देखिए स्पष्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यंग मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस ज्यादा तो यंग मॉडुलस का वैल्यू भी ज्यादा, समझ गए ना बस। और स्ट्रेन पे भी डिपेंड करेगा। एक चीज इसको देख लो पहले, इसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा जान रहे हो, मतलब स्ट्रॉन्गर होगा। अगर अगर स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, तो वो स्ट्रॉन्गर भी होगा। चलिए अब ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, यही पूछ रहे हो ना। स्ट्रेन अगर ज्यादा हो जाए तो उसका वैल्यू कम होने लगेगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। बिल्कुल पूरा मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा, एक चार्ट बना के सब दिया हुआ रहता है किसका कितना वैल्यू होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ये तो डिपेंड करेगा ही, मटेरियल पे तो एकदम डेफिनेटली डिपेंड करेगा भाई। लेकिन ये एक न्यूमेरिकल पूछ रहा था हाइपोथेटिकल टाइप से, समझे। डिपेंड तो एकदम करेगा ही करेगा। बिल्कुल आएगा एकदम। कॉपर का अलग सहने का कैपेसिटी है, सिल्वर का अलग, आयरन का अलग। नीचे में पूछ रहा है ना कि कारण बताइए, तो क्यों, जो तुम पूछ रहे थे उसी का देखो आंसर नीचे दिया हुआ है, पढ़ो क्या है। पूछ रहा है ना कि रबर का ग्रेटर होता है यंग मॉडुलस का वैल्यू, क्यों। Stretching a coil does not change its length, only its shape is altered and it involves shear modulus. रबर का ग्रेटर होता है क्योंकि shear modulus वहां पे लगता है, समझ गए। ये चीज पढ़ रहे थे ना कि सॉलिड वाले में shear modulus लगता है, रबर वाला में यंग मॉडुलस लगेगा। ये भी आ सकता है भाई, आपको पूछ सकता है सॉलिड कोई भी चीज में shear modulus। Stretching of a coil is determined by its shear modulus. False. This is because the same value of stress and there is more strain in rubber. मतलब क्या करेंगे, एक स्टील का 1 मीटर का चीज है, एक रबर का 1 मीटर का चीज है, उतना ही फोर्स से अगर इसको खींचोगे तो 5 मीटर खिंचाएगा रबर, और स्टील 1 सेंटीमीटर खिंचाएगा या नहीं भी खिंचाएगा। ये सब मजा आएगा है ना। 2 wire of diameter 0 point इतना, one made of steel and the other made of brass are loaded as shown in figure, ठीक है। The unloaded length of a steel wire is 1.5 meter
A cat of brass wire is 1 meter. Compute the elongation of the steel and brass wire. यंग मॉडुलस यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्टील का, समझ गया ना। चलिए तो आप छोटा सा एक चीज बनाइए, इसमें लटका दिए हैं 4 केजी का। पहले तो एक एक स्टेप का बनाओगे तब ना 2 स्टेप का बनाओगे। 4 केजी तो नीचे में देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, समझ गया ना। अगर केजी में कोई चीज रहे तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, mg लिखोगे, समझ गए। मतलब 4 केजी का चीज लटकाए हैं तो फोर्स कितना लग रहा है, 4 इंटू 9.8 या 4 इंटू 10 कर लीजिए, मतलब 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो एफ का वैल्यू मालूम हो गया। हम लोग को यंग मॉडुलस निकालने में क्या क्या चाहिए, एफ चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक है ना, और क्या क्या चाहिए, एरिया तो चाहिए, फिर लेंथ चाहिए, फिर डेल्टा एल चाहिए, इतना चीज चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज दिया हुआ है हमारा 2.0 इंटू 10 का पावर 11 यंग मॉडुलस दिया हुआ है हमारा। फोर्स हम 40 न्यूटन अभी निकाल लिए। और वायर क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, समझ गए ना, सिलेंड्रिकल होता है। तो सिलेंडर का एरिया कितना होगा भाई, पाई आर एल, तो उसका वो होता है, कौन उनका होता है भाई, पाई आर एल, कौन जो होता है उसका होता है पाई आर एल, इसका 2 पाई आर ही होगा। देख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ना। अच्छा नीचे में हम मिलाएंगे ना, तुम समझो ना, क्वेश्चन समझो सिर्फ। एरिया हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेंथ हमारा दिया हुआ है 1.5। डेल्टा एल आपका पूछ रहा था वाट, डेल्टा एल ही सिर्फ निकालना है। एरिया का फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो डेल्टा एल एकदम बिल्कुल यहाँ से कैलकुलेट होना ही है, होगा ना। चलो देखो, और फिर क्या निकालेंगे, फिर इसके लिए निकालेंगे अलग से ब्रास के लिए। पहले ए को कम मिला लेते हैं, उसके बाद ब्रास का निकालते हैं। हाँ भाई पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है एरिया, पाई आर स्क्वायर है। तो बस पाई आर स्क्वायर है तो हम लोग निकाल देंगे डायरेक्ट इसको, और क्या। एफ का वैल्यू हम लोग को 40 आया ही था, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, रेडियस दिया हुआ था 0.125 और इसका 0.125 का स्क्वायर, समझ गया ना। और इंटू लेंथ 1.5 दिया ही हुआ था, तो डेल्टा L1 निकल नहीं जाएगा, निकल जाएगा ना। उस लाइन के बाद इसको लिखना था डायरेक्ट। अब ब्रास वाले का निकालते हैं, ठीक है। नीचे में लटका हुआ था ब्रास का। चलिए अब ब्रास वाला का कितना का फोर्स लटका हुआ था, 6 kg का था। इसका लेंथ दिया हुआ था 1 मीटर, ठीक है ना। इसका फोर्स का वैल्यू क्या होता है, mg होता है। अगर 6 kg दिया है तो 6 इंटू 9.8 लिखते हैं, यानी कि 58.8 न्यूटन। एरिया तो वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ही, यानी कि 22/7। आर का वैल्यू आपका सेम ही है, 125 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी अब L2 निकाल लो। L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा L2 इक्वल टू F2/A2 इंटू L2/Y2।
तो यहाँ से इसको बना लीजिए, एक कम से कम बना लीजिए। पाँच मिनट का ब्रेक भाई, ठीक ना।